नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। आज हम लोग सुनने जा रहे हैं नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई एक और कहानी, तीसरी कसम। इस कहानी के लेखक हैं आंचलिक कहानीकार तथा उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु प्रेमचंद्र युग के बाद आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे सफल और प्रभावशाली लेखकों में से एक हैं। रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अतरिया जिले के फरबिसगंज के पास औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। यह सर्वश्रेष्ठ आंचलिक कहानीकार हैं। आज हम लोग सुनेंगे तीसरी कसम कहानी। यह कहानी सर्वश्रेष्ठ आंचलिक कहानी है, जिस कहानी पर इसी नाम से वसु भट्टाचार्य जी ने फिल्म बनाई थी, जिसको राजकुमार तथा वहीदा रहमान द्वारा अभिनीत किया गया था। रेणु जी का निधन 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। यह कहानी थोड़ा विस्तृत है, इसीलिए प्रिय मित्रों मैंने इसको 2 भाग में वाचित किया है, जिससे आपको सुनने में भी सुविधा रहेगी। तो आइए सुनते हैं। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँक रहा है हीरामन। बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया, लेकिन कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना हीरामन कभी भूल सकता है उस ज़माने को। एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पकता हो गया। फरबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता था। उसके बैलों की बड़ी बड़ाई गद्दी से सजे सेठ जी खुद करते थे। अपनी भाषा में गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार। सीमा के इस पार तराई में महाजन का मुनीम उसी गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी इतनी तेज थी, यह हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक भी छटक पड़ जाए आंखों पर तो आंखें फूट जाएं। रोशनी के साथ कड़कड़ाती हुई आवाज़, ए गाड़ीवान, गाड़ी रोको, गोली मार दो साले को। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन पहले ही कह रहा था, यह विष बोवेगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसी, मुनीम जी, हा 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 हा। साला गाड़ीवान, मुंह क्या देखता है, कम्बल हटाओ इस बोरे का। हाथ की छड़ी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोंचता हुआ कहा, इस बोरे में का है साला, बहुत पुरानी है अदावत आज अदा होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में। नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर पुलिस दरोगा का मन ना डोले भला। 4000 तो गाड़ी पर ही बैठा दे रहा था। लाठी से दूसरी बार खोंचा मारा। दरोगा ने 5000 फिर खोंचा मारा। पहले उतरो। गाड़ी को रोक कर मुनीम नीचे उतरा। दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाली, फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क के 20-25 रस्सी की दूरी पर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं है। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल ना जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह क्या मुंह दिखाएगा। नीलामी की बोली उसके कानों में गूंज गई। 1 2 3। दरोगा और मुनीम में बात नहीं पटी। शायद हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में कहा, का हो, मामला गोल है का। फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 4 गाड़ियों की आड़। हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल दी। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों को कंधे से बेलाग कर दिया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगी और मन ही मन हीरामन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी बहुत सी गाड़ियां मिलेंगी। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे किनारे दूर घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साधकर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेअटक। फिर 1 दोले और दुल्की चाल। दोनों बैल सीना तान कर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते सूंघते, नदी नाला पार करते हुए, पूँछ उठाकर, और हीरामन पीछे पीछे। रात भर भागते रहे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आया तो उसके कान पकड़कर
उसने कान पकड़कर कसम खाई, अब कभी ऐसी चीज़ की लदनी नहीं लादेंगे, चोर बाजारी का माल, बिल्कुल नहीं। तौबा तौबा, पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उस सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पाती लोहे की धुरी थी। दोनों पहियों तो नहीं, पर एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदने बड़े जतन से गूथे गए थे। दोनों कसके खाए हैं उसने। एक चोर बाजारी का माल नहीं लादेंगे, दूसरी बांस की लदनी। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोर चमारी वाली चीज़ तो नहीं है। और बांस लादने के लिए 50 रुपये भी दोगे तो कोई नहीं लादूंगा। हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई दूसरी गाड़ी देख लो। बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस अगुआ और पीछे निकल रहा था, और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू से बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खैरहिया शहर वाली बात। तिस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर। लड़की स्कूल की ओर देखा, बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब घोड़ा गाड़ी तिरछी होकर बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खैरहिया शहर की लदनी भी छोड़ दी। और जब फरबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता, आधा बाड़ा वाला गाड़ी को दिया और आधा हिस्सा बैल वालों का। गाड़ी वानी करो मुफ्त, आधी दारी की कमाई से बैलों का ही पेट नहीं भरता तो उसके लिए क्या बचे। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले 2 घोड़े मर गए। चंपानगर से फरबिसगंज का मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ की गाड़ी को देखकर दूर से ही डरकर बिदकने लगे, रस्सी तुड़ाकर भाग गए। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही मौका है अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ क्या कर सकता है? मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो ना, और फिर मैं तो हूँ। गाड़ी वाहनों के दल में तालियां पटपटा उठी। एक साथ सभी की लाज रख ली। हीरामन ने हुक्म कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुतने के बाद ढेर सारा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक को कपड़े से बांध रखा था। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन लगाए, बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाघ गाड़ी के गाड़ीवान हीरामन है। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर में मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा चाय, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा, वो फोकट में। और इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी महक महक हो रही है। कच्ची सड़क से एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोले खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सी सिस की आवाज़ आई। हीरामन दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए बोला, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है। आहा, अरे मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज़ ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की जैसी बोली, नहीं, फैनो गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने आई हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा, लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना। कभी देखने की क्या बात है। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देख उसके मन में खटका अवश्य लगा। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी का भाड़ा और मोल तोल करने की कोशिश की। ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल तो नहीं है? हीरामन को अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी काली साड़ी की याद आ गई। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही थी, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल रहा था। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो इस पर इस विस करने लगती है उसकी सवारी।
उसकी सवारी औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता, अंगोछे से पीठ झाड़ता। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी तो एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुद लग रहा था। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान। कहीं कोई डाकिनी पिशाचिनी तो नहीं। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप रे, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टी टी की आवाज़ निकालता। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनो गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली ही नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है। मुस्कुराहट में भी खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी भैया, नहीं, मेरा भी नाम हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फ़र्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुपियाकर गप सुनने से ही 30 कोस की मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बल को दुआली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, क्या जल्दी है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हो गया। वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से? तोहे, कोहे या अहाँ? उसकी भाषा में बड़ों को अहाँ अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचहरी बोली में 2-4 सवाल जवाब कर सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कोहरे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज नदी के किनारे धान के खेतों से फूले हुए धान के पौध की पवनियाँ गंधा रही है। पर्व पवन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला है और एक परी बैठी हुई है। जय भगवती, हीरामन ने आँख की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता। हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसको हेर रही हैं। हीरामन के मन में कोई अनजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है? हीराबाई ने परख लिया। हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला का लूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और विशेष बात में दिलचस्पी नहीं लेता। घर के बड़े भाई हैं, खेती करते हैं, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की शादी हुई थी, बचपन में ही गौने से पहले दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब अभी 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून? कोई लड़की वाला 2 ब्याहों को अपनी लड़की गरज पड़ने पर ही दे सकता है। सो भाभी बैठी हैं कि मानती ही नहीं, और भाभी के आगे भैया के चलती नहीं। हीरामन ने तय कर लिया कि शादी नहीं करेगा। कौन भलाए मोल ले ब्याह में पड़ के, और सब गाड़ी वानी छूट जाए। गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा। पूछा, आपका घर कौन से जिला में पड़ता है? कानपुर। नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा, हाँ नागपुर भी है, तो वह हंसते हंसते दोहरा हो गया। वारी दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीराबाई ने कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नग छवि के नग को देख वह सिहर उठा। लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई की नाक का नाम कभी नहीं सुना। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाई जी नहीं समझता। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सरकारी कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी। बाग को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्किट खिलाया करती थी बड़ी बेटी। हीरामन होशियार है। कुहारा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया।
बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त ना कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे, दोपहरिया कट जाएगी। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देख वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता, उसकी गाड़ी पर विदागी है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो, यह ले कर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंस दिया। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे में एक छेद से देखता है। हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही नन्ही कौड़ियों की माला खरीदी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही कौड़ियों की पात देखी। तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़े। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। 2 पेड़ जटामासी बढ़े और एक उस फूल का नाम है, आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही, खूब महकता है, 2 कोस तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में भी डालकर पीते हैं लोग। और उस अमराई की आड़ से 2 मकान दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने से पहले ही पूछा, बीड़ी पिएंगी? आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नाम लगर ड्योढ़ी, जिस राजा के मेले से हम रोज आ रहे हैं, उसी का दियाद गोतिया है। हाय रे जमाना! हीरामन ने जाके जमाना कह बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति, कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर सत्याग्रह बोली, नाम लगा ड्योढ़ी का जमाना। क्या जमाना था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता था। हीराबाई बोली, तुमने देखा है वह जमाना? देखा नहीं है, सुना है। राज कैसे गया? बड़ी हैफ वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है या इंसान? इंसान सिंहासन छोड़ दे और मृत्यु भवन में जन्म ले, उसका तेज वह कैसे संभाल सकता है? सूरजमुखी के फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता था, लेकिन नज़र का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहब मैं लाटनी के हवा गाड़ी से आए, लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लाटनी ने सूरजमुखी तेज को देखते ही बोला, ए मैन राजा साहब सुनो, ये आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फैम और लैट किया। हीराबाई दिल खोल कर हंसी। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा, तब उसको क्या लगा? उसके बाद फिर क्या हुआ मीता? कथा सुनने का बड़ा शौक है इसको, लगता है। काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए काला ही रहेगा। साहब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना होने लगा, देवता सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रह सकेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हो गया। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़े की पटपटांग। पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल भर में बदल रहा था। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा था। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता होता है। पटपटांग का मतलब होता है धन दौलत, माल मवेशी, और ये सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए सूर्य मंदिर के कंगूरे की ओर देखा और लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर 2 बेटा नहीं होगा। हम धन अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जा रहे हैं। देवता के साथ सभी देवी देवता चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर बाट के बोझ लदे हुए बनियों को आते देख हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर कहने लगा और गाना सुनाने लगा। घोड़ लदिए बनियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदे हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27-28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी खेल रहा है, रौता कंपनी या फिर मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने छतापुर पचीरा का नाम लिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा।
और बोला, एक कोस जमीन, जरा दम बांध लो, प्यास की बेला हो गई है ना। याद है उस बार तिगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटा कर किरकिराने लगा। ना जाने किस किस देश और मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज़ के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाच नचाने वाला एक काजल खेमटा गाता है। अब तो भोंपू भी भौं भौं करने लगे हैं। वाह हरे ज़माना। गाड़ी की बल्लियों पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुँह हीराबाई के जैसा ही था। कहाँ चला गया वह ज़माना। हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बार बोली ठोली सुनी थी। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है लगता है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तिगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं हीरामन पर। तिगछिया के नीचे भी एक गाड़ी नहीं, हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की। हीराबाई से साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा था। बैलों को खोलने से पहले बांस की टिकी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। साइकिल वाला जवान दुबला पतला मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं है। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तिगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनके पीठ पर लदे हुए बगुलों को देख रही थी। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुँह हाथ धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पाँव तो सीधे हैं, लेकिन तलवा इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहता है कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद अभी कुंवारी है। हीरामन टिकी गाड़ी पर बैठ गया और उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रखा, फिर तकिए पर केहूनी डालकर झुक गया। झुकता ही गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कढ़े फूल पर उसकी उंगलियां घूमने लगी। उसने सूंघा, हाय रे, इतनी सुगंध। हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। उसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौट आई तो उसने हंसकर कहा, आप गाड़ी पर पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपनी सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़ कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटका कर चल दिया। उसके बैलों ने बारी बारी से हूँ हूँ करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ, प्यास लगी है, अभी लौट कर आ रहा हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को मालूम नहीं हुआ। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंख में रात की उष्टी हुई नींद लौट आई। हीरामन के पास गाँव से जलपान के लिए 2 पूड़ियाँ और चीनी ले आया। दही चूड़ा भी ले आया। उठिए, नींद तो तोड़िए, मुट्ठी भर जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंखें खोलकर अचरज में पड़ गई। हाथ में एक मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीज़ें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाह तो फरबिसगंज में ही जाकर पीजिएगा। हीरा की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे? तो समेट कर रख लो, फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजा कर बोला, अच्छी बात है, आप खा लीजिए पहले पीछे क्या है, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छींट दिया, चूड़ा निकाल कर रख दिया। धन्य धन्य है हीरामन, देखो कैसे भगवती मैया भोग लगा रही हैं। लाल लाल होंठों पर गोरस का पारस। पहाड़ी तोते के दूध भात को खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर से हीराबाई और
जमीन दरी बिछाकर सोए। हीरामन की नींद एक साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ी तिगछिया के पास रुकी। बच्चे कचर पचर कर रहे थे। हीरामन हड़बड़ा कर उठा, टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के कई सवालों का जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरजपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही हैं। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गए। गाड़ी पर कुछ दूर आगे बढ़ी तो उसने हंसकर कहा, पत्तापुर छपीरा। हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए हीरामन के। हाँ हाँ, वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे, उनमें कैसे कहते हैं। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तिगछिया गांव के बीच से निकली। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी तो ताली बजाकर कहने लगे, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा, दुल्हनिया? लाली लाली डोलिया? दुल्हनिया पान खाती है? दुल्हनिया की पगड़ी, दूल्हे की पगड़ी में मुंह पोंछती है। अरे दुल्हनिया, तिगछिया गाँव के बच्चों को याद रखना। लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेती आइयो, 20 बरिस तेरा दुल्हा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे उसने अपनी दुल्हन को लेकर। हर गांव के बच्चे ताली बजाकर गा रहे हैं। आंगन में से औरत मर्द झांक रहे हैं। उसकी दुल्हन की डोली थोड़ा पर्दा सरका कर देखती है। और कितने भी सपने हैं। बाहर निकल उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही थी। हीरा मन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर गुनगुनाने लगा, वह, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन तो मेम थी, लेकिन यह तो गांव की बोली में गीत सुनना चाहती थी। वह खुलकर मुस्कुराया, बोला, आप समझिएगा भी गांव की भाषा। हीराबाई ने गर्दन हिलाई तो कान के झुमके भी हिलने लगे। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर सुनिएगा, मानिएगा नहीं तो इसके लिए रास्ता छोड़ के चलना पड़ेगा। चालू रास्ते में कोई गीत कैसे गा सकता है? हीरामन ने दाएं बैल की रस्सी खींच दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होके नहीं जाएंगे तब? चालू लीक को काटते हुए देख हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़ के काहे जाते हो, बेलीक हुए जा रहे हो? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दी, कहा है बेलीक की, वह सड़क ननकपुर तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की बड़ी बुरी आदत है, 100 जिरह करते हैं, देहाती भुज। हीराबाई ने देखा सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फरविसगंज ही जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फरविसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं है। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय जैसी कोई बात नहीं है। इस महुआ घटवारिन की कथा सुनाऊं तुमको? वह बोला, तो अच्छा, आपको इतना शौक है कथा सुनने का, तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इस गीत में भी कथा है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय माँ भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास लेगा। वह हीराबाई की थमी मुस्कुराहट देख रहा था। आज भी परमान नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ तो घटवारिन, लेकिन 100 रूपवंतियों में और सतवंतियों में से उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश रहता था। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी थी, बहुत बड़ी नज़र चालाक। रात में गांजा दारू अफीम चुरा कर बेचने वालों से वह तरह तरह के लोगों की जान पहचान रखती थी। सबसे घुट्टा भर हेल मेल था। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसने उसकी हड्डियां निकाल दी। राक्षसनी ने जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे से गुनगुना कर कहा, ओ माँ, सावन भादों की उमड़ी हुई नदिया, भयावनी रात, बिजली कड़कड़ रही थी और बारी कुंवारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़क रहा है। अकेली कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी। रात बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए सतमा ने अपनी बज्जर की माड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा कर उठी और हरहरा कर बरसने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन देखने को थोड़ी मिलते। उसको अपने कलेजे से सटा कर रखती उसकी माँ। मैया, इसी दिन के लिए तुमने मुझे अपनी कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, अकेली क्यों मर गई?
मुझे भी साथ लेती चलती। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए की केहनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही हुई। खोई हुई सूरत में कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। नौनवा चटाई काहे माही मारे लमैया, यही दिनवा खातिर छिछोरे धनी दिया। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाषा भी समझती हो या कुछ गीत ही गा रही हो? हीराबाई बोली, समझती हूँ। उगटन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन विस्मित सा होकर बोला, इसको तो सब आता है, पर रोने धोने से क्या? महुआ का सौदागर दाम पूरा कर चुका था। महुआ का बाल पकड़ घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा ले गया और मांझू को हुक्म दिया, नाव खोलो। नाव खुली और नाव पर वाली चिड़िए की तरह उड़ गई। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, कहा चुप रहो नहीं तो पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को एक बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया और छिप गया। इस पर महुआ भी छपाक से पानी में कूद पड़ी और सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था और वह भी उसकी पीठ पर कूदा। उल्टी धारा में तैरना कोई खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। पर महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली को भी थका सकती थी पर वह नहीं थक सकती थी। सफरी मछली जैसी फरफराती पानी को चीरती चली जा रही थी और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार रहा था, महुआ जरा थम्बो, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथ दूंगा जिंदगी भर, हम लोग साथ में ही रहेंगे। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगी। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती। उस चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत कर नहीं देखती, उलट कर भी नहीं देखती और वह थक जाता है। पर इस बार उसे लगता है कि उसने महुआ को पकड़ लिया। यह खुद ही महुआ पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया और उसकी थकन दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ती हुई नदी की धारा उल्टी धारा में तैरने से उसका मन किनारे आ गया। आनंद के आंसू भी कोई रोक सकता है? तो इस तरह आप लोगों ने इस कहानी का आधा हिस्सा सुना। आधे का भाग, अगले भाग हम लोग अगली कहानी में सुनेंगे। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आवे तो इसे लाइक अवश्य करें। पसंद आने पर आप इस कहानी को लाइक अवश्य करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।